नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तो हम भारतीय संविधान की जो श्रृंखला है, एक तरीके से राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात हम कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के मूल अधिकारों के निलंबन के बारे में बात हम कर रहे थे, अर्थात अनुच्छेद 358 तक हम पढ़ चुके हैं। उससे आगे हम बात करेंगे आज अनुच्छेद 359 के बारे में कि जो हमारे मौलिक अधिकारों का, अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार से किया जाता है और कब तक इनका निलंबन प्रभावी रहेगा। दूसरी चीज़, कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो हमारे निलंबित नहीं होंगे। तो इन सभी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में आज हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि अब तक भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है वो कितनी बार लगा है, किन आधारों पर लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी थी। तो इस प्रकार के तमाम जो सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, उन सभी का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूं, योगेश महरिया। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित ही हम बात करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। ये 3 आधारों पर लगाया जाता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। अगली बात हम करें, उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। ठीक है, उद्घोषणा को जारी रखने का तरीका, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल कंटिन्यू करने के लिए संसद द्वारा 1 माह के भीतर विशेष बहुमत से इसे पारित करना अनिवार्य है, अन्यथा राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। अब संसद द्वारा 1 माह पर इसे पारित कर दिया जाता है, तब ये सामान्यतः 6 माह के लिए लागू होगा। 6 माह बाद पुनः संसद अपने विशेष बहुमत द्वारा इसे पारित करेगी। ऐसा करके अनिश्चित काल तक हम जारी रख सकते हैं। इसके बाद में इसकी अवधि अनिश्चित काल हो गई। अब यदि हम बात करें इसको वापस लेने का तरीका, तो राष्ट्रपति किसी भी समय इसको वापस ले सकते हैं एक नई उद्घोषणा करके। साथ ही में दूसरी चीज़, लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करके भी राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हमने उद्घोषणा के प्रभावों के बारे में मुख्य रूप से बात की थी दोस्तों। तो पहली चीज़, संघ सरकार को, यानी कि जो संसद को संघ सूची, समवर्ती सूची के साथ राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था। अब राज्य सूची पर बनाए गए कानून राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद भी लागू रहेंगे। नंबर 2 पॉइंट, राज्य सरकार और राज्य की विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्तियां संघ सरकार के पूर्ण नियंत्रण में रहेंगी। क्लियर है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा व राज्य जो हमारी विधानसभा है उसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हम कितनी भी बार कर सकते हैं संसद के माध्यम से। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था, अर्थात 2 वर्ष बढ़ाया गया। ठीक है, तो टोटल 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितना था? तो 7 वर्ष 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था। कब से कब तक था? 1971 से लेके 1977 तक। आपके सारे सवाल क्लियर हो गए। इसके बाद में इसी में हमने राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों में मौलिक अधिकारों की बात की थी। और मौलिक अधिकारों में हमने सबसे पहले जो बात की थी वो की थी अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 क्या कहता है? यानी कि अनुच्छेद 19 के जो अंदर उपबंध किए गए हैं, अर्थात जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनके निलंबन की बात की गई है। यानी कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है उसी समय अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है। लेकिन किन आधारों पर नहीं होंगी? सशस्त्र विद्रोह की दशा में अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित नहीं होंगी। यह प्रावधान कब किया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था दोस्तों। तो मोटे मोटे तौर पे देखो दोस्तों, जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उनको मैंने कंक्लूजन करके फटाफट से आपका रिवीजन करवा दिया है। एग्जाम से पहले भी हम ऐसा ही करेंगे, फटाफट से सारा रिवीजन कर लेंगे, एक ही दिन में पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे।
ठीक है, लेकिन आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के अगले पहलुओं पर। तो चलिए मेरे साथ आप बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आपातकाल का जो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव था उसी के संदर्भ में। ये हेडिंग आपने डाली रखी है, इससे आगे आपको कंटिन्यू करना है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कौन से अनुच्छेद की। मैंने आपको अभी बताया है दोस्तों, अनुच्छेद 359। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 359 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भाग 3 के अधिकारों के प्रवर्तन पर भाग 3 के अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। देखो दोस्तों, यानी कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है उसके पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा करके भाग 3 के अधिकारों को परिवर्तित करने पर रोक लगा दी जाती है। अर्थात देखिए, मूल अधिकार जो है समाप्त नहीं किए जाते हैं। आपके मूल अधिकार भारतीय संविधान में तो विद्यमान होते हैं, लेकिन न्यायपालिका में आप इन मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, यहां हमें पढ़ना है जो पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे। आपको दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि लाइट थोड़ा कम है, अभी लाइट पर्याप्त है क्योंकि अभी इन्वर्टर से काम चल रहा है दोस्तों। इस समय लाइट गई हुई है, तो पहले के मुकाबले कम लाइटें हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा और देखा कि एक बार आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बराबर अक्षर दिख रहे हैं। चलिए, यदि हम बात करें आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है सभी मूल अधिकारों, ऐसा भी लिख सकते हैं, सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। सही है। इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सभी मूल अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित कर सकता है। ठीक है, अन्य जो लाइन है इस प्रकार से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। देखो दोस्तों, एक ही बात है, सभी मूल अधिकारों का प्रवर्तन सीधा आएगा निलंबित कर सकता है। सभी मूल अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित, यहाँ पे ये सारा कर सकता है। इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिल सकता है। बात एक ही है, मौलिक अधिकार कहो या मूल अधिकार कहो, बात एक ही है दोस्तों।
ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात यहाँ पर की जा रही है, आप कंफ्यूज नहीं हो। कई बार मूल अधिकार बोल दिया जाता है, मूल अधिकार लिख दिया जाता है, दूसरी बार मौलिक अधिकार मैं लिख देता हूँ, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, सर मूल अधिकार है मौलिक अधिकार है। जी हाँ, दोनों ही सही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ आपको सबसे पहली चीज़ तो याद रखनी है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेदों को छोड़ा जाएगा? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ा जाएगा। उसके बाद में सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन, ध्यान से देखो, प्रवर्तन को क्या किया जा सकता है? निलंबित कर सकता है। कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। अब मैंने आपके सामने जो चीज़ें बॉक्स में बंद की हैं वो सभी उत्तर हैं। पहली बात तो आपके सामने पहला ही सवाल ये बनता है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन की घोषणा कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। और अन्य भी चीज़ें ऑप्शन में हो सकती है, संसद भी हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपको याद रखना राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरा सवाल बनता है कि राष्ट्रपति के द्वारा कौन से अनुच्छेदों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। क्लियर है? अगली चीज, राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को किया जाता है निलंबित, समाप्त। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों को किया जाता है निलंबित, समाप्त किया जाता है। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, और भी चीजें ऑप्शन में हो सकती है, तो क्या किया जा सकता है? निलंबन किया जाता है, ठीक है। अगली चीज, राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है, या निलंबन किया जाता है किस प्रकार से कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन पर रोक लगाई जाती है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, दोबारा बोलता हूँ, एक बार पुनः सुनिएगा अच्छे से। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है या सही है, इस प्रकार से कोई भी सवाल बनता है। पहला, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन पर रोक लगाई जाती है। अन्य मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित किया जाता है। अन्य मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जाता है, इस प्रकार से। तो आपको वहां क्या याद रखना है? प्रवर्तन को निलंबित किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, यहां पे आपके सामने ये अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर ये प्रावधान कब किया गया दोस्तों? देखो, अनुच्छेद 20 और 21 वाला जो प्रावधान किया गया था, यह प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। क्लियर है दोस्तों? आपको याद रखना है कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी दिशा में, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया था दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। अर्थात अनुच्छेद 20 और 21 को आप राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, इसका अर्थ यह है दोस्तों। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी यदि राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार की उद्घोषणा कर दी जाती है। देखो दोस्तों, जब तक राष्ट्रपति ऐसी घोषणा नहीं करेगा तब तक हम इनको चुनौती दे सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को अलग से आदेश निकालना पड़ता है कि मैं मौलिक अधिकारों के निलंबन की घोषणा करता हूं। अनुच्छेद 359 की बात हमने की थी, अनुच्छेद 19, वो तो जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है वैसे ही अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती है, उसके लिए किसी भी अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अनुच्छेद 359 को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति को अलग से एक आदेश जारी करना पड़ता है दोस्तों, जो यहां पर आवश्यक है। अब हम बात करें
तो इसके अंतर्गत देखो अनुच्छेद 20 और 21 कौन से अधिकार हैं उनको भी आप थोड़ा देख लो। वैसे आपने पढ़ लिया है, जिन्होंने मूल अधिकार पढ़ रखे हैं उनको समझ में आ गया होगा। देखो, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो देखो दोस्तों, यहां से अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण की बात की गई है, इसमें 3 प्रकार का प्रावधान किया गया है। पहला, किसी भी व्यक्ति को जो वर्तमान में लागू कानून के अनुसार ही सजा दी जाएगी, किसी भी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि एक अपराध के लिए एक ही बार उसे दंडित किया जाएगा, एक अपराध के लिए उसे एक ही सजा दी जा सकती है। दूसरी चीज़ नंबर 3 हमने यहाँ बात की थी इसी के अंदर कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये 3 प्रावधान इसके अंदर थे। तो यदि आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा मेरे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश की है, जिससे आपको क्या है ये क्लियर हो जाएगा कि अनुच्छेद 20 में क्या है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण। देखो दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 अपने आप में काफी व्यापक है। अगर आप अनुच्छेद 21 जब पढ़ेंगे हमारे पुराने वीडियोस में तो आपको मालूम पड़ेगा इसके अंदर वे सभी अधिकार आ जाते हैं जो एक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए मूलभूत है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, जितने भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार यानी कि जो आपकी प्राइवेसी का अधिकार है वे सभी अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल होते हैं दोस्तों। तो आप हमारे पुराने वीडियोस देखिएगा जिससे आपकी और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको इस कक्षा में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोस्तों, आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। हम थोड़ा सा अगर आपने फटाफट से अगर आपने लिख लिया हो, समझ में आ गया हो, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ और विशेष की बात करते हैं। एक विशेष पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में राष्ट्रीय आपातकाल हमारा समाप्त हो गया। अब तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इस पूरी जो रामायण हमने पढ़ी है उसका सार, जिसको आप कह सकते हैं क्या, एक सवाल बनता है। और सवाल ये बनता है, क्या राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? गौर से सुनिएगा दोस्तों, क्या राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पहले आप फटाफट से इसको उतार लीजिए, फिर हम 2 लाइन और लिखेंगे, फिर हम अब तक भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है उसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार अब तक भारत में लग चुका है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बात करेंगे दोस्तों, जल्दी कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, सबसे
बड़ा सवाल जो बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। देखो दोस्तों, प्रारंभ में इस संबंध में संविधान में कोई उपबंध नहीं था, लेकिन बाद में एक संविधान संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होगा, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन पुनः 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात भी भारतीय संविधान इस संबंध में मौन रहा कि भाई दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। तब मैं आपको बता दूं, मिनर्वा मिल्स वर्सेज भारत संघ एक मामला 1980 में सामने आया दोस्तों, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस दिए, लेकिन हमें सिर्फ यही पढ़ना है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। ये एक डिसीजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यदि सरकार ने जबरदस्ती लगाया हो, हठधर्मिता के आधार पर। कोई ऐसा आधार ही नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, सरकार ने मनमाने ढंग से राष्ट्रीय आपातकाल यदि लगाया है, तो उस संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल को सर्वोच्च न्यायालय में अर्थात उच्चतम न्यायालय में इसे चुनौती दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें विशेष करके एक पॉइंट आपको यहाँ लिखना है, तो जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऐसा किस मामले में अस्तित्व में आया, आपसे अधिक ये पूछ सकता है, तो आपको यहाँ याद रखना है मिनर्वा मिल्स, जिसको आप कह सकते हैं बनाम या वर्सेज भारत संघ। (1980) ठीक है। देखो ये वैसी बात है जैसे भारत वर्सेज पाकिस्तान, जब मैच होता है तो दो पक्षों के बीच में तो होता है। इसी प्रकार एक पक्ष मिनर्वा मिल्स वाला है, दूसरा पक्ष भारत सरकार, अर्थात इन्होंने किसके ऊपर वाद दायर किया था? भारत सरकार के खिलाफ। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए ये क्लियर किया था कि राष्ट्रीय आपातकाल, यदि राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने का आधारहीन है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, अर्थात उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। अब यदि आपने लिख लिया हो तो उम्मीद करता हूँ लिख ही लिया होगा, फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब पूरे बोर्ड पे हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आपातकाल, जो हमारे भारत में 3 बार लग चुका है। तो दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूँ पुनः एक बार। अब हम बात करने वाले हैं भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, उसके संदर्भ में एक एक चीज़ को हम लेकर चलेंगे, और जो सवाल आपके एग्जाम्स में बनते हैं उन सभी पर आज मैं खुलकर चर्चा करने वाला हूँ। अभी तक जैसे आपने पढ़ा, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लगभग आपके सभी सवाल 99% क्लियर हो गए होंगे। देखो कुछ सवाल देखो दोस्तों डेप्थ में आते हैं जो हमारे नहीं आते, दूसरे एग्जाम्स में, बड़े लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कभी भी एक सवाल के चक्कर में पूरे विषय का विनाश नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मत है। यदि आपने प्रत्येक विषय वस्तु, जितने सब्जेक्ट आपके हैं,
तो यदि आपने उन सभी को बराबर पढ़ा है तो आपको एग्ज़ाम पास करने में काफ़ी मदद मिलती है। और यदि आपने एक ही विषय का विशेषज्ञ बनने की आप कोशिश की तो आप उसके अधिक से अधिक 10 से 15 सवाल सही कर सकते हैं। यानी कि उसके जितने सवाल होंगे उतने सही कर पाएंगे, लेकिन बाकी अन्य विषयों में आप पिछड़ जाएंगे। तो आप कोशिश ऐसा करिएगा दोस्तों कि कोई भी विषय आपको छोड़ना नहीं है। प्रत्येक विषय को पढ़ना जरूर है, भले ही आप उसके डेप्थ में जाके नहीं पढ़ो, बेसिक तो आप उसको पढ़ना ही पढ़ना। क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में यदि एक विषय के 10 सवाल आते हैं तो 5 सवाल बिल्कुल बेसिक के आते हैं दोस्तों। यानी कि वो 5 सवाल तो आपके सही हो ही सकते हैं। और ऐसे में यदि आपके 6 विषय आपने तैयार कर लिए तो 30 सवाल आपके ऑटोमेटिकली राइट हो जाएंगे। और आप मैं जानता हूँ अच्छे से, जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, पटवार की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, तो पिछली बार राजस्थान पुलिस के विद्यार्थियों के साथ कह सकते हैं बड़ा ही गंभीर सिचुएशन थी। 0.25, 0.50 इस प्रकार से जो विद्यार्थी हैं वो सिलेक्ट होने से रह गए थे। तो इस बार ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमारी हेडिंग हो गई कि साहब कितनी बार लगाया, 3 बार लगाया। अब कब कब लगाया, ठीक है दोस्तों। यहां पे सबसे पहली चीज तो हम बात करें उद्घोषणा। उद्घोषणा अर्थात उस आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। नंबर 2 चीज, उस समय राष्ट्रपति कौन थे। नंबर 3 चीज, प्रधानमंत्री कौन थे। नंबर 4, किस वर्ष में लगाया गया। नंबर 5, उसकी अवधि क्या थी। नंबर 6, उसका आधार क्या था। देखो दोस्तों, ये जो मैं सारणी बनाने जा रहा हूं, ये सारणी भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधा कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो उद्घोषणा यदि मैं बात करूं तो आपके सामने प्रथम, यानी कि पहला जो हमारे यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, वो प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा तो उसकी उद्घोषणा किसने की, तो उसकी उद्घोषणा की थी डॉक्टर राधाकृष्णन, जो हमारे उस समय राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो आपके प्रधानमंत्री थे जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और 1962 में लगाया गया। अवधि तो देखिए दोस्तों, 26 अक्टूबर 1962 से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जो हमने बात की कब तक चला था, यदि हम बात करें तो 10 जनवरी 10 जनवरी 1968 तक पहले राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि थी। आगे मैं बात करूं, देखो दोस्तों, आधार
तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का जो आधार था, जो ग्राउंड था, वह था बाह्य आक्रमण। अब हम यहां बात करें बाह्य आक्रमण अर्थात किसने आक्रमण किया, तो हम इसको जैसे हम पढ़ते हैं तो याद रखना, भारत और चीन के मध्य में युद्ध था। हालांकि युद्ध की परिस्थिति और बाह्य आक्रमण की परिस्थिति और जो हमारा सशस्त्र विद्रोह 3 है। देखो युद्ध कब होता है, जब दो देश घोषणा कर देते हैं कि साहब हम आर्म फोर्सेस यूज करेंगे, आप एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं कि हम आपसे युद्ध करेंगे साहब। कल को चाइना यदि घोषणा करता है कि हम भारत के साथ युद्ध करेंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में जब दोनों देश ये घोषणा कर देते हैं कि हम युद्ध करेंगे, ठीक है, इस प्रकार की अपनी आर्मी को दोनों देश एक प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ यूज में लेते हैं और वॉर जब करते हैं, जो इसे हम वॉर की सिचुएशन कहते हैं, अर्थात युद्ध जब होता है तो वो यही होता है कि वो क्या होगा, युद्ध होगा। युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि जब दोनों देश पहले घोषणा कर देंगे और फिर लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। एक होता है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण का अर्थ ये होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि युद्ध हो, लेकिन अचानक से दूसरे देश के द्वारा हम पर हमला कर दिया जाए। तो ऐसे परिस्थितियों में जब हम हमारा सेल्फ डिफेंस करते हैं तो वही क्या है, बाह्य आक्रमण। तो चाइना ने भी हम पर पहले आक्रमण किया, अर्थात पहले जब किसी दूसरे देश के द्वारा जब आक्रमण हम पर किया जाता है तो वही क्या है, बाह्य आक्रमण। युद्ध की स्थिति वह होती है जब हम किसी पर पहले आक्रमण करेंगे या घोषणा के द्वारा दोनों देश आपस में युद्ध करेंगे, तो ऐसी जो परिस्थिति होगी वो क्या होगी, युद्ध की होगी। सशस्त्र विद्रोह आपको पता है सही, हमारे देश की सीमाओं के भीतर लोगों के द्वारा हथियारों के साथ जो विद्रोह किया जाएगा उसकी बात है। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया, बाह्य आक्रमण अर्थात चीन और भारत के साथ युद्ध। तो आपसे यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो पहला सवाल ये बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम उद्घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन। जब भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल लगा उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, 1962। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि क्या थी, 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968। इसी प्रकार आपका अगला सवाल बनता है कि बाह्य आक्रमण प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगा, तो बाह्य आक्रमण, अर्थात प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल लगने के आधार था तब तो बाह्य आक्रमण। दूसरी चीज, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन दो देशों के मध्य युद्ध चल रहा था, भारत और चीन। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों याद रखना यहाँ पर भारत और पाकिस्तान भी आएगा। 1965 में हमने हमारा पहला राष्ट्रीय आपातकाल 10 जनवरी 1968 तक प्रभावी रहा। चलो इसकी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान में हमारी जो विदेश नीति है वो है वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ हमारी विदेश नीति को बनाया गया है। उसमें हम बात करें तो संपूर्ण भारत एक परिवार है, इस प्रकार की अवधारणा का हम अनुसरण करते हैं। और हमारी विदेश नीति का आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ 1954 में हमने पंचशील समझौता चाइना के साथ किया था, जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए थे। उसके पश्चात यदि मैं आपसे बात करूं तो लगातार चाइना और भारत के बीच में मित्रता के संबंध बने रहे। लेकिन 1960 का दशक आते आते चाइना ने अपनी प्रवृत्ति जो थी शुरू से ही अलग है। चाइना की जो प्रवृत्ति है, चाइना की जो नीतियां हैं वो हमेशा विस्तारवादी नीतियां रही हैं। तो उस समय जब चाइना ने, मैं आपको बता दूं, तिब्बत पर अधिकार किया था, उस समय तात्कालीन जो हमारे अंबेडकर साहब थे, अंबेडकर साहब ने सदन में इस बात का चर्चा किया था कि यदि हमने चाइना का विरोध नहीं किया तो कल वो हमारे भारतीय भूभाग पर भी अधिकार करेगा और उस पर भी अपना अधिकार जता देगा। क्योंकि उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र जो राष्ट्र था, स्वतंत्र स्टेट के रूप में था, उस पर भी चाइना ने क्या किया था, कब्जा कर लिया। तत्पश्चात उसने भारतीय क्षेत्र पर भी कब्जा करने का प्रयास किया।
जब ये सूचना भारतीय सेनाओं को मालूम पड़ी तो भारतीय सेनाएं जब तक वहां पहुंची तब तक चाइना ने भारत के काफ़ी भूमि पर कब्जा कर लिया था। ऐसी परिस्थितियों में फिर जब भारतीय सेना ने इसका विरोध किया, तत्कालीन समय में तो उन्होंने भारत के साथ युद्ध छेड़ दिया। ऐसी परिस्थितियों में हमारी सेनाएं उस समय इतनी सक्षम नहीं थी। दूसरी चीज़, उस समय हम इतना पहले से प्रिपेयर नहीं थे कि हमारे साथ चाइना ऐसा भी कर सकता है। अर्थात कुल मिला के अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो हमारे साथ विश्वासघात हुआ था दोस्तों, क्योंकि हमें भरोसा था कि चाइना हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि चाइना के और हमारे बीच में समझौता हो चुका था। हमने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण किया था उसको हमने फिक्स कर दिया था कि ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन फिर भी चाइना ने ऐसा किया। तो अब आप इससे वर्तमान परिस्थिति में भी समझ सकते हैं कि वर्तमान में चाइना के साथ जो नीति चल रही है, चाइना कभी भी पलटवार कर सकता है। इसलिए भारतीय सेनाएं और भारत, देखो दोस्तों, ठोकर लगने के बाद प्रत्येक व्यक्ति सीख लेता है और जो नहीं लेता वो हमेशा क्या होता है, मात खाता है या हार जाता है। तो इसीलिए भारत ने यहाँ से सीख ले रखी है कि चाइना की हमेशा क्या है, पलटवार करने की नीति है, चाइना धोखा करने की नीति है। तो इसीलिए भारत ने वर्तमान में अपनी सेनाएं जो बॉर्डर पर हैं लद्दाख में और जो चाइना से पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर है वहाँ पर संख्या बढ़ा दी है, वेपन्स की संख्या बढ़ा दी है, एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ा दी है। और आपको पता ही है अगस्त के प्रथम वीक में हमारे जो हम बात करें राफेल हमारे जो तैयार हो जाएंगे और द्वितीय सप्ताह में एकदम लड़ने के लिए हथियारों से लैस हो जाएंगे। इसीलिए भारत सरकार ने तत्कालीन परिस्थितियों में इतने उन्नत कदम यहाँ पर उठाए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर रहा होगा। अब 1962 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहा तो ये राष्ट्रीय आपातकाल चल ही रहा था कि 1965 में चाइना ने फिर भारत पर पाकिस्तान ने भी भारत पर अटैक कर दिया। उन्होंने सोचा कि भारत की जो सैन्य शक्ति है, जब चीन से हार गया तो हम भी जीत लेंगे। लेकिन अब देखो दोस्तों, हमें पहली हार मिली तो हमने तुरंत प्रभाव से हमारे हथियार वगैरह सब चीज़ों को उन्नत किया। हमारी सेना में हौसला हमेशा से बहुत बुलंद रहा है। ऐसा नहीं है, आज भी हमारे सेना के जवानों के हौसले इतने बुलंद हैं कि विश्व में शायद ही किसी देश की सेनाओं के जवानों के जो हौसले इतने बुलंद हों, क्योंकि करगिल की फतेह करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता कि इतनी अधिक ऊंचाई पर उन चोटियों को कैसे फतेह किया होगा। ये तो वो जवान ही जानते हैं जिन्होंने इस कारनामे को कर दिखाया था। ठीक है, तो सेना के जवानों के हौसले हमेशा से बुलंद रहे। तो पाकिस्तान ने भी क्या किया, इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उसने सोचा कि हम भारत को मात दे देंगे तो कुछ क्षेत्र और भूमि हमारे पास आ जाएगी। लेकिन दोस्तों हुआ उल्टा। 1965 में जब पाकिस्तान ने युद्ध किया तो भारत ने, मैं आपको बता दूं, लाहौर तक भूमि अधिग्रहित कर ली थी। हमारी सेनाओं के हौसले इतने बुलंद थे। अब आप सोचो, पाकिस्तान की लाहौर तक की भूमि हमने अधिग्रहित कर ली। लेकिन उस समय के तात्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्हें और पाकिस्तान के मध्य समझौता किया गया, ताशकंद समझौता जिसको हम कहते हैं। उस समझौते के तहत वो भूमि उन्हें लौटानी पड़ी। लेकिन दोस्तों बड़ी विडंबना की बात है, उसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री की समझौते के पश्चात मृत्यु हो जाती है। आज तक वो एक रहस्य है, किन कारणों से हुई, कैसे हुई। तो ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी, इसलिए 1962 से लेकर 1968 तक हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल विद्यमान रहा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल है उसके बारे में। तो हमारी जो द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है, यहां पे सही रहेगा लिखना, वो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे उस समय वी गिरी के द्वारा की गई। और इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। अर्थात 1971 में यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। और यदि मैं बात करूं तो तिथि की, तो वो था 3 दिसंबर 1971 से लेकर हम बात करें 27
मार्च 1977 तक। ठीक है, आधार पुनः बाह्य आक्रमण ही इस समय भी किया गया था, यानी कि बाह्य आक्रमण के आधार पर ही हमारे यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और इस समय भारत और चीन के मध्य, सॉरी भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाक के मध्य युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने ये क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, 3 दिसंबर 1971 यदि हम बात करें इससे पहले, तो यहां आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान में जो पाकिस्तान है वो उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में जो बांग्लादेश है उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो दोनों जो उनके क्षेत्र थे वो पाकिस्तान के संदर्भ में थे, पाकिस्तान के क्षेत्राधिकार में थे। तो ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान की मांग थी कि हमें भारत के मध्य से सड़क रास्ता बनाकर बांग्लादेश जो वर्तमान में है अर्थात पूर्वी पाकिस्तान जाने की अनुमति दी जाए। तो भारत सरकार ने कह दिया कि भाई हम हमारी मुख्य भूमि से इस प्रकार से आपको जाने की अनुमति नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि साहब हमें हवाई तरीके से हमारे जेट्स वगैरह, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, क्योंकि आप अगर हमारे ऊपर से जाएंगे तो आप हमारी जो है जासूसी कर सकते हैं, फोटो वगैरह ले सकते हैं, तो हम ऐसी परमिशन भी आपको नहीं दे सकते। तो इससे पाकिस्तान नाराज हो गया और उसने क्या हुआ, भारत के साथ युद्ध कर दिया। परिणाम ये रहा कि पाकिस्तान के ही 2 टुकड़े हो गए, और 2 टुकड़े हो गए यानी कि पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश अलग से एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हो गया, और जो पश्चिमी पाकिस्तान था वर्तमान में वह पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान हमसे इसी बात से नाराज है कि भारत ने हमारे टुकड़े किए, हम भी भारत के टुकड़े करेंगे। इसीलिए आप सभी को ज्ञात है वर्तमान में पाकिस्तान जो है आतंकवाद को पनाह इसीलिए देता है, इसीलिए कश्मीर में ऐसी गतिविधियां होती हैं, इसीलिए भारत के अन्य भागों में बम ब्लास्ट वगैरह ये वो पाकिस्तान समय समय पर ऐसी योजनाएं बना रहता है। अब देखो दोस्तों, किसी व्यक्ति को दुख होता है तो वो तो गड़बड़ करेगा ही सही, और पाकिस्तान को इस बात से लेकर दुख हुआ था। अब ये सही था या गलत था ये तो वक्त ही बता सकता है, लेकिन पाकिस्तान वर्तमान में फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए आपका यहां से ये क्लियर हो गया होगा। वीवी गिरी, इंदिरा गांधी 1971 में। ठीक है, इस प्रकार के जो मैंने आपको सवाल बताए, वही द्वितीय उद्घोषणा करने वाले राष्ट्रपति वीवी गिरी, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन से वर्ष में लागू किया गया दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल? 1971 में। तारीख 3 दिसंबर 1971 से लेकर 27 मार्च 1977 तक। किस आधार पर? बाह्य आक्रमण। किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसी प्रकार देखो दोस्तों, तीसरा भी है, नंबर 3। यदि हम बात करें तो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि कौन सी घोषणा होगी यहाँ पर? ये तृतीय घोषणा। और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। जो भारत के राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी दोस्तों। आगे मैं बात करूं, ये 1975 में लागू किया गया था। इसकी डेट यदि मैं आपको बताऊं तो 25 जून की मध्य रात्रि को, 25 जून 1971 से लेकर 21 मार्च 1970, यानी कि ये राष्ट्रीय आपातकाल जब दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में था, जो कि बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया था, उसी दौरान तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल भी इसी अवधि के दौरान लगा दिया गया, जो मैं यहां बात करूं आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। देखो दोस्तों, वर्तमान में जब आप सशस्त्र विद्रोह की बात करते हैं, उसके स्थान पर मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का प्रावधान किया गया था, और इसी के आधार पर हमारे यहां पर 1975 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी।
तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, उस समय इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने बिना मंत्री परिषद की सलाह किए राष्ट्रपति को मिडनाइट में ये मैसेज कर दिया कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी है आंतरिक अशांति के आधार पर। उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने इस नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया, अर्थात घोषित कर दिया कि भाई, अर्थात 26 जून से जो हम बात करें, 26 जून से जो आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया। ठीक है, तो देखो दोस्तों, कई एग्जाम्स में यहां पूछा जाता है, तो यहां याद रखना है ये लागू कब से हुआ था। तो यहां याद रखना है 26 जून 1971 से ये लागू हुआ था। कारण 25 जून की मिडनाइट को इसकी घोषणा हुई थी और 26 जून से ये लागू हुआ था। आपको याद रखना, कई बार एग्जाम्स में सवाल पूछा भी गया है और पूछा जाता रहा है कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, तब तो कितना होगा 26 जून 1971, और घोषणा हुई 25 जून 1971। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल माइनर मिस्टेक्स हैं, माइनर क्वेश्चंस हैं, यानी कि छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाती है। यदि आपने इनको क्लियर कर लिया तो मान लीजिए आपको एग्जाम फाइट करने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं यहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एक एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार जैसा कि तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की? फखरुद्दीन अली अहमद ने। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, वर्तमान में आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह का शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इंदिरा गांधी ने क्यों किया? देखो, इंदिरा गांधी ने उस समय तात्कालिक जिस संसदीय सीट से ये जीत कर आई थी, वहां से इन्होंने कहा, राजनारायण जी ने इनके खिलाफ एक वाद दायर किया था उच्चतम न्यायालय में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा कि इन्होंने सरकार की शक्ति का दुरुपयोग किया और गलत तरीके से जीत कर आई। ऐसी परिस्थितियों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की जो संसदीय निर्वाचन था उसको अयोग्य घोषित कर दिया, अर्थात इनको अपना पद छोड़ने के लिए कहा गया। और इस पद के विरुद्ध में ये सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट उस समय अवकाश पर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल चुका था कि भाई यह भी यथास्थिति बनी रहे, इस पर मामले पर हम सुनवाई करेंगे। इतना घोषणा होते ही आपको पता है इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, और जितने भी जो व्यक्ति थे जिनके ऊपर ये संदेह था कि बहुत सारे लोगों को हम यूं कह सकते हैं कि उस समय उनके ना तो किसी के मानवाधिकार देखा गया, ना किसी के मूल अधिकारों को देखा गया, और उस समय सभी लोगों को जिन पर जो है इंदिरा गांधी को शक था कि ये लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, कि सरकार को भड़का रहे हैं, खरीद फरोख्त लोगों की कर रहे हैं, तो इस प्रकार से नेशनल इमरजेंसी उस समय डिक्लेयर कर दी गई। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी लंबी कहानी है, जिसके ऊपर हम आगे कभी आराम से चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से एक एक राष्ट्रीय आपातकाल की जो पृष्ठभूमि क्या थी उसके बारे में आराम से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमारे कौन से सवाल आते हैं, उनके उत्तर क्या होंगे, उसके दृष्टिकोण से हम पढ़ रहे हैं। तो इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो रही, किस प्रकार से किस देश ने आक्रमण किया, उस पर मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन अभी वर्तमान में हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकूं। जल्दी कीजिए। अब देखो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब मैंने आपको यहां पर एक चीज बताई जिसको अगर आपने नोट किया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं किया है तो आपको यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसको तो मैं मिटा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप इसको लिख लीजिएगा। देखो, यहाँ पे मैं आपके सामने एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ। देखो, अब आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से जो एक्स्ट्रा सवाल बनते हैं वो क्या बनते हैं? वो ये बनते हैं कि बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल, अब इसको सिर्फ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको पूरा समझ। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा, कितनी बार लगा? 2 बार। कब कब लगा? तो आपको इतना याद रखना है, 1962 में और 1971 में।
इसी के बाद में आपको यहां से एक और सवाल बनता है कि आंतरिक अशांति, या आप यूं कह सकते हैं इसको बाह्य आक्रमण भी आप कह सकते हैं, और साथ में मैंने आपको बताया था बाह्य आधार पर। देखो, एक तो मैंने आपको जब अभी मूल अधिकार जब पढ़ाए थे आपको मैंने दो चीजें बताई थी, बाह्य और आंतरिक, तो वही चीजें हैं यहां पर, ठीक है। तो आपको उसको उस संदर्भ में भी इसको देख लेना एक बार आप, तो यहां पे क्लियर हो जाएगा। आंतरिक अशांति के आधार पर कितनी बार लगाया गया, एक बार। कब लगाया गया, ये लगाया गया 1975 में। इसी प्रकार देखो दोस्तों, यहां पे एक और जो नया सवाल बनता है वो ये बनता है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कितनी बार, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। तो देखो दोस्तों, अब तक नहीं लगाया गया, अर्थात 0 बार, ठीक है। क्योंकि ये तो हमने कब जोड़ा, आपको पता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जब हमने इसे जोड़ा तो 1978 के बाद में अब तक कोई नेशनल इमरजेंसी लगी नहीं है, तो इसलिए इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरी चीज, यहां पे जो सवाल बनते हैं वो इस प्रकार से बनेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। देखना दोस्तों, अच्छे से समझना, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न में से किस आधार पर लगाया जा चुका है, समझना, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न में से किस आधार पर लगाया जा चुका है। आपके सामने 3 चीजें होंगी, पहला होगा सशस्त्र विद्रोह, दूसरा होगा बाह्य आक्रमण, तीसरा होगा युद्ध, और चौथा होगा उपरोक्त सभी। ध्यान से देखना, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, युद्ध, उपरोक्त सभी। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या आंसर होगा, केवल बाह्य आक्रमण, क्योंकि अब तक देखो भारत में युद्ध के आधार पर कोई भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है। देखो आधार क्या था, बाह्य आक्रमण। यहां आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक तो युद्ध के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, और प्लस युद्ध के आधार पर अब तक एक भी बार राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है। आप ये चीज यहां पर क्लियर कर लीजिएगा। प्लस मैं आपको बता दूं, युद्ध के आधार पर, ठीक है, इन दो के आधार पर अब तक एक भी बार राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है। तो ऐसे सवाल, अब देखिए दोस्तों, एग्जामिनर है, एग्जामिनर सवाल जरूर बनाएगा, लेकिन वो इस सारणी से बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको ये सारणी पता है तो वो इस प्रकार का कोई भी सवाल घुमा फिरा के बनाए तो वो इसी में से बनाएगा और यहीं से बनाएगा। तो आपको इस सारणी को अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी से अभी मैं विदा लेता हूं, अगली कक्षा में मैं पुनः हाजिर होऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले पुनः आप सभी से निवेदन है, जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त होगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इससे जो ये आपके सामने संविधान की कक्षाएं हैं इनको साझा करें, उनके साथ शेयर करें, जिससे हमारे ऑनलाइन एजुकेशन का जो उद्देश्य है उसकी जो है पूर्ति हो सके दोस्तों, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,